हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते भारत में अब वक्त है 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट का, जो कि आज खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए। इसमें से 8 स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसमें राजनीतिक, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर हर वो विषय होगा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल विकास, और इस खास बुलेटिन में स्पेशल रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 8 स्पेशल रिपोर्ट्स होंगी। लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये युद्ध नहीं होगा कम। क्यों? क्योंकि ये वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग तेज हो गई है। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने फिर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि जेब्रियल और गुप्तलिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 25 दिनों से जंग चल रही है। तुर्की ने भी अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया। जो तुर्की की सेना भेजने के ऐलान के कदम से आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है। अजरबैजान ने सेना भेजने के लिए तैयार है तुर्की। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति ने CNN को दिए इंटरव्यू में कही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग और तेज हो सकती है। चारों तरफ तबाही का तांडव मचा हुआ है। जमीन पर बमों की बारिश हो रही है। दिन के उजाले में ख्वार, रात के अंधेरे में धमाकों की गूंज। आखिर इस कयामत की रात की सुबह कब होगी? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग में तबाही देखकर अंजाम की कल्पना सिहरन पैदा कर देती है। ना तो गोलियों का शोर थम रहा है, ना ही लाशें बिछने का सिलसिला। नागोर्नो काराबख को लेकर चल रहे युद्ध में ना तो अजरबैजान पीछे हटने को तैयार है, ना ही आर्मेनिया। अजरबैजान की सेना के आसमानी अटैक की ये तस्वीर देखिए। नीचे सफेद रंग में जो रेंगती हुई चीज आप देख रहे हैं, वो आर्मेनिया के सैनिक हैं। और फिर निशाना बनाकर एक धमाके में सब तबाह। यह आसमान से गोले दागने की तस्वीर है। अजरबैजान का दावा है कि उसने जेब्रियल और गुप्तलिन जैसे इलाकों में से आर्मेनिया के सैनिकों को खदेड़कर उसे आजाद करवा लिया है। जबकि आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का दावा कुछ और है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। लाशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आर्मेनिया के सैनिकों के ऐसे ही एक सुरंगनुमा बंकर की ये तस्वीर देखिए। आर्मेनिया के सैनिक अजरबैजान के हमले से बचने के लिए इसी तरह के बंकर में रह रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। यहाँ सामने पहाड़ियों पर अजरबैजानी सैनिकों का चेक पॉइंट है। चारों तरफ से हमले होते हैं। रात में छोटे हथियारों से गोलीबारी की जाती है। ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपने परिवार वालों को कितना याद करते हैं। हम यहाँ मजबूती से खड़े रहेंगे, तभी हमारे लोग सुकून से रह पाएंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 25 दिनों से जंग चल रही है। आर्मेनिया के 834 सैनिक और 30 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। अजरबैजान के भी 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अजरबैजान अब तक अपने सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा छिपाता रहा है।
27 सितंबर से जारी युद्ध में 2 बार सीज फायर की कोशिश हुई, लेकिन एक बार कुछ घंटे और दूसरी बार कुछ मिनट में ही सीज फायर की कोशिश गोलों की थर्राहट से कहीं गायब हो गई। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान रिहायशी इलाकों और अस्पतालों तक को नहीं छोड़ रहा है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बयान से भी नाउम्मीदी ही नजर आती है। आर्मेनिया के पीएम निकोल पश्नियन का कहना है, हमें ये पता है कि नागोर्नो काराबख मामले का हल बातचीत से नहीं निकल सकता। हमारे लोगों के अधिकार के लिए लड़ने का मतलब है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाना। जबकि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव का मानना है कि जब तक आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबख खाली नहीं करती, तब तक शांति बहाली नहीं होगी। अजरबैजान को तुर्की और इजराइल का साथ मिला हुआ है। रूस ने अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से शांति बहाल की कोशिश के लिए कहा है। दरअसल नागोर्नो काराबख अजरबैजान का हिस्सा है। 1994 से ये आर्मेनिया समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में है। आर्मेनिया इसे आजाद करवाना चाहता है, जबकि अजरबैजान अपनी जमीन वापस लेने के लिए लड़ रहा है। अजरबैजान मुस्लिम बाहुल देश है और आर्मेनिया ईसाई। नागोर्नो काराबख तो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ आर्मेनियाई मूल के लोग आबाद हैं। 27 सितंबर से दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। अगले हफ्ते दोनों देशों के शीर्ष नेता अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो से मुलाकात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध समाप्त करने की कोशिश हो रही है, वहीं खेमेबंदी भी जारी है। फिलहाल युद्ध और तबाही दोनों का सिलसिला जारी है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसकी स्पेशल रिपोर्ट कुमकुम ने आपको दिखाई है। 8 बजे की दूसरी स्पेशल रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। देखिए, चीन की जमीन पार साजिश की यह रिपोर्ट है। एलएसी पे चल रहे विवाद के बीच चीन ने पुराने हथियार का आधुनिक परीक्षण किया है। इस परीक्षण का मतलब समझिए क्या है। चीन भारत से युद्ध की तैयारियों में दरअसल जुटा हुआ है। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी का दावा है कि पीएलए की तिब्बत कमान ने रॉकेट माइन का परीक्षण किया है। इस तकनीक का एलएसी पर माइन बिछाने के लिए चीन इस्तेमाल कर सकता है। इसी हफ्ते भारत चीन सैन्य कमांडर्स के बीच 8वें दौर की बैठक भी होने वाली है। लेकिन यह परीक्षण चीन की ताकत का सबूत है या उसका भारत से डर का? इस सवाल का जवाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलेगा। एलएसी पर बारूदी सुरंग बिछाने की तैयारी कर रहा है चीन। तिब्बत इलाके में किया खास लैंडमाइन लॉन्चर का परीक्षण। एलएसी पर भारत के टैंक रेजिमेंट से घबरा गया है ड्रैगन। पिछले 6 महीने से एलएसी पर बरकरार तनातनी के बीच चीन अब कॉम्बैट लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है। खबर है कि सरहद पर बारूदी सुरंग बिछाने के लिए चीन की सेना ने एक खास रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी मिलिट्री ने भी इस बात की पुष्टि की है। खबर के मुताबिक ये परीक्षण भारत से लगती एलएसी की तिब्बत कमांड ने किया है। इस सिस्टम से माइंस को रॉकेट की मदद से बिछाया जाता है। एक ट्रक पर 40 लॉन्चर्स को तैनात किया जा सकता है। पीएलए ने इस लॉन्चर्स की रेंज अब तक नहीं बताई है, लेकिन यह परीक्षण 12,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। लैंडमाइन परीक्षण का मतलब ये हुआ कि चीन एलएसी पर कॉम्बैट लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है, यानी वो इस विवाद को अभी लंबा खींचने की साजिश रच रहा है। चीन की पीएलए सेना एक तरफ तो एलएसी पर विवाद खत्म करने के लिए भारत के साथ बातचीत की दुहाई दे रहा है, दूसरी तरफ चीन की ही पीएलए सेना रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए लैंडमाइंस यानी कि बारूदी सुरंग बिछाने का परीक्षण कर रही है। और शायद यही वजह है कि भारतीय सेना चीन से बातचीत के लिए तो तैयार है ही, साथ ही अपनी सैन्य तैयारियों को एलएसी पर किसी भी तरह से चीन से कम नहीं होने दे रही है। लैंडमाइंस बिछाने की जिम्मेदारी किसी भी सेना की इंजीनियरिंग कोर के सैनिक की होती है, लेकिन कई बार लैंडमाइंस हाथ में फटने से हादसे हो जाते हैं। इसलिए चीन ने यह नया तरीका ढूंढा है। हालांकि चीन ने जो नई लैंडमाइंस लॉन्चर इजाद की है, उससे माइंस जमीन की सतह पर ही रह जाती है। इसका फायदा ये होता है कि वो आसानी से दिखाई दे जाती है। इसलिए जानकारों का कहना है कि चीन की आक्रामकता नहीं,
बल्कि रक्षात्मक कार्रवाई, और उसके इस डर के दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि चीन सैनिकों को सर्दी में ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचने में बेहद मुश्किल होती है, इसलिए वो रॉकेट से माइंस बिछाने की तैयारी में है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत से बातचीत फेल हो गई तो कहीं भारतीय सेना उसकी सीमा पर हमला न कर दे। भारत ने LAC पर 50,000 सैनिकों के अलावा अपनी टैंकों का बेड़ा तैयार किया है। मुमकिन है कि युद्ध की सूरत में भारत के टैंकों को रोकने की तैयारी भी चीन पहले से करने में जुटा है। हालांकि इस बात पर अब तक सस्पेंस है कि चीन ने एंटी पर्सनल यानी जवानों को रोकने वाली माइंस का परीक्षण किया है या फिर एंटी टैंक लैंडमाइन का। एंटी पर्सनल लैंडमाइंस संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित है। 150 देश इस माइंस बैन कन्वेंशन संधि का हिस्सा है, लेकिन चीन इस संधि से बाहर है। लैंडमाइंस कोई भी हो, युद्ध की सूरत में वो भारत का रास्ता नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि थल सेना ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। LAC पर चीन की हरकतों को देखते हुए ही हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से 557 करोड़ रुपए में करीब 1,500 माइन प्लो लेने का करार किया है। इन माइन प्लो को थल सेना के टैंकों के ठीक सामने लगाया जाएगा, ताकि दुश्मन की सीमा में हमला करने से पहले ये माइन प्लो दुश्मन की बारूदी सुरंग यानी लैंड माइंस को भी साफ कर सके। LAC विवाद निपटाने के लिए भारत चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक पहले ही हो चुकी है। जमीन स्तर पर कोर कमांडर्स भी 7 बार मिल चुके हैं और 8वीं मीटिंग इसी हफ्ते तय है। लेकिन चीन की हरकतों से लगता है कि वो विवाद को बेवजह बढ़ाना चाहता है। तो प्रतिमा, अगर चीन पहले विवाद नहीं बढ़ाता तो शायद विवाद अब तक हल भी हो जाता। चलिए चीन के चिंटू पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है, लेकिन उसके अलावा भारत के ही पड़ोसी पाकिस्तान की सेना प्रमुख क्या कोई नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने कल अचानक LOC का दौरा किया है। बाजवा ने नियंत्रण रेखा से लगे चंबा सेक्टर में अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। फॉरवर्ड लोकेशन पर बाजवा ने ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है। खबर यह है कि इमरान के तख्ता पलट की खबरों के बीच भारत के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। 8 बजे की ये तीसरी स्पेशल रिपोर्ट LOC से लेकर इस्लामाबाद तक पक रही खिचड़ी पर आधारित। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना के वो प्रमुख जो कराची कांड के बाद से तख्ता पलट की खबरों को लेकर चर्चा में हैं और अचानक हुए उनके LOC दौरे ने और सस्पेंस बढ़ा दिया है। बाजवा के इस LOC दौरे की जानकारी खुद पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। उनके दौरे का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसके साथ लिखा था, सेना प्रमुख ने LOC के चंब सेक्टर में अग्रिम इलाकों का दौरा किया और हालिया स्थिति की जानकारी ली। सेना प्रमुख को ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। ये दौरा इतना भी साधारण नहीं है जैसा पाकिस्तानी सेना अपने बयान में बता रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अंदरूनी सियासी संकट से दौर से गुजर रहा है। दुनिया ये भी जानती है कि अगर इमरान की कुर्सी गई तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि इमरान बाजवा के हाथों में खेल रहे थे, जो सच भी है। और मुमकिन है कि इसी से ध्यान भटकाने के लिए बाजवा की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना कई साजिशों को रच रही है, जिनके 2 छोर हैं। पहला ये कि बाजवा इमरान के तख्ता पलट से पहले जवानों में जोश और वफादारी परख रहे हैं, और दूसरा ये कि वो भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही सूरत में विपक्ष का ये दावा और मजबूत होगा कि पाकिस्तान में एक साथ 2 सरकार चल रही है। दिखावे वाली सरकार इमरान के पास है और असली सरकार बाजवा के पास। इस मुल्क में 2 मुतवाजी हुकूमतें चल रही हैं और स्टेट अबव द स्टेट है। वो आज मेरा ख्याल है कि साबित हो गया है। पाकिस्तान के घरेलू संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा, और पिछले 2 दिनों में खुफिया एजेंसियों ने जो 2 बड़े खुलासे किए हैं
उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया था कि घुसपैठ के लिए आतंकी सरहद पर सुरंग बनाने लगे हैं और फिर मंगलवार को आतंकियों के इंटरसेप्ट से ये पता चला कि पाकिस्तानी सेना एलओसी पर बड़े बैट एक्शन की योजना बना रही है। और इन्हीं खबरों के बीच बुधवार को बाजवा का एलओसी पर पहुंचना ये साबित करता है कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। एलओसी पर बैट एक्शन हुआ तो भारत की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, जिससे पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भारत पर टिकेगा। इससे सिंध पुलिस के हाथों पाकिस्तानी सेना की हुई गड़बड़ी और बेइज्जती की चर्चा पर भी लगाम लगेगी, यानी एक पंथ और बाजवा के कई काज। इसीलिए उनके इस दौरे के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो विकास ने आपको दिखाई पाकिस्तान की नई चाल। अब एक ऐसी खबर जो 20 करोड़ मील दूर नासा के यान के बारे में आपको जानकारी देगी और ब्रह्मांड के नई खोज के बारे में दुनिया की जिज्ञासा पैदा करेगी। 8 बजे की चौथी स्पेशल स्टोरी नासा को मिली बहुत बड़ी कामयाबी पर है और इस कामयाबी के बाद ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। धरती से 20 करोड़ मील, आखिर वो कौन सी उपलब्धि है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ये आपको भी जरूर जानना चाहिए। खुल सकता है ब्रह्मांड के जन्म का रहस्य। 20 करोड़ मील दूर पहुंचा नासा का यान। एस्ट्रॉयड बेनू से जानकारी इकट्ठा कर लौटेगा नासा का स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस-रेक्स ने सफलतापूर्वक एस्ट्रॉयड बेनू की सतह पर कदम रख लिया है। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने जैसे ही एस्ट्रॉयड बेनू की सतह को छुआ, नासा के दफ्तर में वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। एस्ट्रॉयड पर पहुंचते ही नासा के यान ने एक गैस छोड़ी। गैस के दबाव से एस्ट्रॉयड बेनू पर मौजूद पत्थर हवा में उड़ते हुए यान में पहुंचे। एस्ट्रॉयड से सैंपल लेने वाला अमेरिका जापान के बाद दूसरा देश बन गया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि एस्ट्रॉयड ने कितनी मात्रा में सैंपल लिए हैं। धरती से यान की दूरी की वजह से अभी से जानने में 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक तय करेंगे कि क्या एस्ट्रॉयड पर यान को दोबारा उतारकर सैंपल इकट्ठा करने की जरूरत है या नहीं। एस्ट्रॉयड बहुत अच्छे हैं और वो सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो हमें पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण से पहले सौर प्रणाली के बहुत प्रारंभिक इतिहास के बारे में सीखना है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बनने के बाद उसमें मौजूद पत्थरों का पुनर्निर्माण हो गया है। माना जा रहा है कि नासा के यान ने एस्ट्रॉयड बेनू से करीब 60 ग्राम सैंपल इकट्ठा किए। एस्ट्रॉयड बेनू पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से सैंपल को लेने के लिए यान को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। करीब 4 घंटे 50 मिनट में यान अपनी कक्षा से एस्ट्रॉयड बेनू की सतह पर पहुंचा। नासा का यान साल 2023 में धरती पर लौटेगा। कुमकुम, हमारी 8 बजे की 5वीं स्पेशल रिपोर्ट भी विज्ञान की दुनिया से ही जुड़ी हुई है।